So this is national income lecture number 4. ठीक है, lecture number 4. मेरे को ऐसा लगता है lecture 3 was very important क्योंकि उसमें हमने सब कुछ अच्छे से वापस रिवाइज किया था पूरा 1 घंटा लगा के. I hope this is clear to everyone. So this is national income lecture number 4. मेरे को आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस रिगार्ड पे, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेगा कि कौन सा आइटम नेशनल इनकम में आएगा और कौन सा आइटम नेशनल इनकम में नहीं आएगा, उस टाइम पे ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन एंड पे लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो हमने क्या बोला था कि यार जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इनकम में इंडिया में कमाता है, उस इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. और जो भी इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कमाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. परफेक्ट है यहाँ तक? लेकिन ना मेरा बात समझने का कोशिश कीजिएगा. ये जो इनकम है, ये इनकम हम लोग कमाते कैसे? मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, ये इनकम हम लोग कमाते कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज बेच. इनकम इज फैक्टर इनकम. परफेक्ट. पर ये फैक्टर इनकम आप कमाते कैसे हो? क्या प्रोड्यूस करके? गुड्स एंड सर्विसेज. डू यू अंडरस्टैंड? अब इकोनॉमी में वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनता है. समझ आ रहा है? कोई एसी बनाता होगा, कोई खाने का आइटम बनाता होगा, 1000 वैरायटी ऑफ थिंग्स बनता है जिससे आप इनकम कमाते हो. उस इनकम को हम लोग ने क्या इनकम बोला था? हाँ या ना में रिप्लाई करो तब तो क्लास होगा ना यार. आप लोगों को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला अभी भी? गाइस लेट्स कंसंट्रेट. एकदम सिंपल सा एक चीज बोला मैंने कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, हमको ये जानना है. हम आप लोग से पूछे तो इसको हम लोग जो भी इनकम नहीं बोलता है, जो भी क्या बोलता है, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया में, उस इनकम को हम लोग क्या इनकम बोलेगा? तो जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमाएगा, उस इनकम को हम लोग क्या इनकम बोलेगा गाइस? डोमेस्टिक. पर ये फैक्टर इनकम हम लोग कमाएगा कैसे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम लोग का इकोनॉमी में बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज बनता है और इस गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग 2 चीजों में क्लासिफाई कर रहे हैं. कितने चीजों में क्लासिफाई कर रहे हैं? 2. ठीक है, तो बोर्ड पे देखिएगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहला का मैं नाम लिख रहा हूं फाइनल गुड्स और दूसरा का मैं नाम लिख रहा हूं इंटरमीडिएट गुड्स. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहला टाइप का गुड का नाम क्या है गाइस? दूसरा टाइप का गुड्स का नाम है इंटरमीडिएट. एक सेकंड के लिए इसको साइड करते हैं और मेरा बात ध्यान से सुनिएगा और ट्राई करना कि आप लोग आपस में बात नहीं करें नेक्स्ट 1 hour 15 minutes और मेरे ऊपर ध्यान दें. अपना चैप्टर का नाम क्या था मेरा भाई लोग? हम बार-बार नहीं पूछेगा. I would want you to reply to me. क्या है चैप्टर का? तो हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. समझ आया? पर हम लोग पहले नेशनल इनकम नहीं निकालेंगे. हम लोग पता है पहले क्या निकालेगा? सुनाई नहीं दिया. तो अपना चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, पर अपन पहले पता है क्या निकाल रहा है. और ये डोमेस्टिक इनकम निकालने का दुनिया में 3 तरीका है. कितना तरीका है? 3. सबसे पहला मेथड इज कॉल्ड एज इनकम मेथड. अब आप सोचो इनकम आप कितने तरीके से कमाते हो? फैक्टर इनकम एंड इसमें से कौन सा इनकम अपने को लेना है? ये लेना है. अब फैक्टर इनकम क्या क्या होता है एक बार जोड़ लेते हैं. रेंट प्लस COE कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. Do you understand this? Rent plus royalty plus COE plus interest plus profit. Do you understand this? Almost एक बार मोटा मोटी यही है. क्या यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला? और ट्रांसफर इनकम तो हम लोग को लेना ही नहीं है. जब आप इस सबको ऐड कर देगा,
you will basically arrive at domestic income. You'll basically arrive at what income guys? और फिर आप उससे क्या निकाल लोगे? नेशनल. अब डोमेस्टिक से नेशनल क्या कैसे निकालते? आई होप हमको अब ये नहीं समझाना पड़ेगा. कल ही हम लोग ने पढ़ा था माइनस फीटा प्लस फीफा मतलब प्लस एनएफआई. समझ आया नहीं? वैसे ही अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ. हम लोगों को दो तरीके से हम लोग हिसाब करते हैं. ये आप लोग सब करते हो, तो आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन. आपको बता देता हूँ हम कैसे दो तरीके से हिसाब करते हैं. पहला तरीका हिसाब करने का पता है क्या होता है? हमको घर से पॉकेट मनी कितना मिला. एग्जांपल करो पॉकेट मनी आपका कमाई है, यू हैव अर्न्ड इट, अज्यूमिंग दैट टू बी अ फैक्टर इनकम. एकदम बेसिक एग्जांपल रखता है. तो आपको महीने के स्टार्टिंग में 3000 रुपया मिला, तो आपका इनकम कितना हुआ? अब बोलेगा मेरा इनकम. ठीक है. फिर बीच में लिफाफा विफाफा भी आता है. ठीक है. दिवाली, बर्थडे, दुर्गा पूजा जो भी जिस में मिलता है आप लोग को, ठीक है, राखी वाखी जो भी हो रहा है, ये सब मिला के भी महीना में 1500 आया. कितना हुआ? 4500. ठीक है. पर आपको याद नहीं था कि किस लिफाफा में कितना रुपया आया. बहुत लिफाफा आया था 100 रुपया का, तो आपको याद था कि भाई लगभग 4500 आया था. ध्यान देता तो पढ़ाई होगा. कितना आया था लगभग? इस थॉट को साइड रख दो. तुमको याद नहीं आ रहा तुम्हारा इनकम कितना था. अब बस एक तरीका और होता है दुनिया, तो तुम ये हिसाब करने लगता है कि हम कहाँ गया था और क्या क्या खरीदा था. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो तुम ये कैलकुलेट करता है, हम ये कैफे गया था, 300 का बिल आया था मेरा. ठीक है. हम इधर में सुट्टा चाय पीने गया था, इतना का बिल आया था. आप लोग का लेवल का बात कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद हम यहाँ गया था तो इतना का बिल आया था. तो तुम लोग ये जोड़ने लग जाता है इंस्टेड ऑफ नोइंग कि लिफाफा कितना आया था, और कुछ रुपया वॉलेट में बच जाता है. अब यही कैलकुलेट करता है तो इतना बचा हुआ प्लस हम इतना खर्चा किए. ये दोनों में से आंसर सेम ही आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? वैसे गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई इंडिया में ना इनकम मेथड लगाने का लाभ नहीं है. गवर्नमेंट तुम्हारे घर आके तो इनकम पूछेगा नहीं तुमसे. तो तुम्हारा इनकम जानने का एक ही तरीका है, इनकम टैक्स रिटर्न. इनकम टैक्स. अब इसमें भी प्रॉब्लम है. अब किसी का इनकम 70-80 हजार रुपया हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा. दूसरा चीज, कोई भी आदमी इनकम टैक्स रिटर्न में एक्सेप्ट सैलरी असली इनकम थोड़ी बताएगा. सोच के देख लो हम क्या बोल रहे हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड मेरा एग्जांपल. ठीक है. हम इंडिया का इतना बड़ा गोला का एक छोटा सा स्टेट असम का छोटा सा सिटी गुवाहाटी का उससे चिंदी एरिया रेहाबाड़ी में हम पढ़ाते हैं. करेक्ट. उसको क्या पता इस इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है. आई होप इट मेक्स सेंस हम क्या बोल रहे हैं. तो हम खाली अपना बात कर रहे हैं. आप एक इंडिविजुअल आउट ऑफ अ फकिंग पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. जब उसको मेरा इनकम सही नहीं पता तो सोचो कैसे सही इनकम पता होगा इकोनॉमी के. तो उसको रियलाइज होता है कि भाई नेशनल इनकम मेथड से निकालना बहुत ही दिक्कत है, कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां ब्लैक मनी का कमी नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ या ना? अब आप लोग सोचेगा हम कितना बड़ा चोर है. तो भूलो मत तुम भी अपना फीस हमको कैश में दे रहे हैं, तो तुम भी बराबर चोर है. ठीक है. क्लियर. ठीक है. तो इट्स नेचुरल, एवरीवन डज इट. ठीक है. हाँ या ना? अब लोग इनकम से देखो लैंड खरीदता है. ठीक है. तो रिसेंटली हमें कुत्ता पाला है. कुत्ता का नाम है टॉमी चू. इंस्टा पेज भी बनाया. ही इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर. अब से उसके नाम पे हम लैंड खरीद रहे हैं. लोग करते हैं. लैंड किसके नाम पे? टॉमी चू. टॉमी चू कौन है? कुत्ता. इनकम टैक्स बोलते कुत्ता के नाम पे. बोलते कुत्ता नहीं है, डॉगी है. डॉगी माय फैमिली मेंबर. यू कैन नॉट टेल इट आउटसाइडर. तुम समझ. हम तो इंस्टा पेज भी बनाया. इनकम टैक्स फाइल देखो आप एक बार. तो होना ही है ना ये सब गड़बड़ी. तो इंडिया है भाई. तो गवर्नमेंट को समझ आ गया इनकम मेथड इज गुड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी पर्सन्स. क्योंकि सैलरी में तो बैंक में सैलरी आएगा, वहां घपला नहीं हो सकता. एग्री. तो झमेला है प्रोडक्शन सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर्स में. सर्विस मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या बोला समझ आया? तो उसके लिए दुनिया में दो और तरीका निकाला गया. अब लोग जब ये पढ़ाते हैं तो पूछते हैं हमसे कि गौतम में which is the best method. So government does not use one method to calculate national income. They use permutation and combinations of different methods to calculate national income. मतलब इस चैप्टर के इनमें को बताएगा which method is suitable to calculate national income is different for every sector. इसका ये मतलब है कि अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वहां पे कोई और मेथड बढ़िया है. I hope you are able to understand हम क्या बोल रहे हैं. तो हर सेक्टर के लिए एक मेथड बढ़िया है.
क्या बोला? इज दिस क्लियर? रिपीट करना है, समझ में आ रहा है 100%? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेकर? तो मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम निकालने का सबसे पहला मेथड क्या है? और आप खुद आंसर कर सकते हैं, इनकम कितना तरह का है? तो क्या क्या फैक्टर इनकम क्या क्या होता है, तो हम लोग के अंदर समा गया, इस सबको ऐड कर दो, यू वोंट अराइव एट नेशनल इनकम, यू विल अराइव एट व्हाट? फिर उससे हम क्या निकाल लेंगे? अब आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत पड़ रहा है तो आप क्लास ध्यान से नहीं किया। क्या ये समझ में आ गया? रिपीट करना है, क्लियर है? और आप सोचो क्या इनकम मेथड सफिशिएंट मेथड है टू कैलकुलेट? उसके लिए वी गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, expenditure method. Now what I want you guys to understand is expenditure is खर्चा, और हम लोगों का इकोनॉमी में खर्चा 4 लोग करते हैं, और ये सबको पता होना चाहिए यहाँ पे जितना भी लोग बैठे हैं कि हम लोगों का इकोनॉमी में खर्चा करने के लिए there are 4 sectors. तो सबसे पहले बता खर्चा कौन? जितना जल्दी अभी समझेगा उतना इजीली पढ़ाई होगा। फिर दिस आर द 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन जिन लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। तो पता नहीं है, हम हर एक चीज बोलते हैं, उसके लिए भी समझा देते हैं। हम लोग पता है पहले बोले नेशनल इनकम नहीं निकालेगा, पहले बताए क्या निकालेगा, इसके पीछे एक लॉजिक देते, एक लाइन देते, समझ में आ जाएगा। तुम लोग ऐसे एक डायलॉग मारते हैं, पहले अपना घर का संभालो, उसके बाद पड़ोसी मुल्क का देखना। अपना घर का पहले पंचायत खत्म कर लो, बाद में पड़ोसी का पंचायत करो। होता ना जब लोग गॉसिप करा था जनानी की तरह, तो बोलते हैं ना घर वाले लोग पहले अपना तो देख लो, बाद में दूसरा का बात करना। तो एक्चुअली मोदी और अमित शाह बैठा हुआ, तो अमित शाह बोलते काम करता ना, पहले इंडिया का तो देख लेता है, बाद में इंडिया के बाहर का सोचेगा। और इंडिया देखना इज नथिंग बट इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक। तो इट्स इजियर टू एस्टिमेट कि इंडिया में कितना बना है, ना कि रेसिडेंट ग्लोबल वर्ल्ड में कितना बना है। अपना कंट्री का प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग चेक एंड बैलेंसेस रख सकते हैं, पर कोई आदमी यूएसए में कितना प्रोड्यूस करे उसके ऊपर हम कैसे चेक एंड बैलेंसेस रखेगा? हाँ या ना? तो ये एक्सपेंडिचर कितना लोग करते हैं? 4। और ये चारों लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, दे डू द एक्सपेंडिचर बेसिकली ऑन व्हाट? सुनाई नहीं दिया मेरे को? आप खर्चा क्या चीज के ऊपर कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस। तो यू अंडरस्टैंड दिस? एंड हम लोगों का सिलेबस में ये गुड्स एंड सर्विसेज 2 तरह का है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कैन यू अंडरस्टैंड द फ्लो? कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2 तरह का गुड्स है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो पूरा मैपिंग कर दिया, आपको समझ में आया यहाँ तक? आप ऐसे बोलो, नेशनल इनकम नहीं निकलेगा पहले मेरा भाई, पहले क्या निकलेगा? डोमेस्टिक इनकम। और उसको निकालने का कितना तरीका है? 3, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीसरा नहीं पता, इनकम, एक्सपेंडिचर। आप इनकम 2 तरीके से कमाते हो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। और हम लोग कौन सा इनकम को, क्योंकि ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक। रिप्लाई नहीं आया? आया ना? हम लोग कौन सा इनकम को लेगा? फैक्टर इनकम। यहाँ तक सबको समझ आया है? I want you guys to concentrate. फैक्टर इनकम क्या क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जोड़ दो, फैक्टर इनकम आ गया। इस सारा फैक्टर इनकम को ऐड कीजिए जो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में कमाया, उससे हम लोगों को पता है क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम। एंड देन यू गोना मूव टू कैलकुलेट व्हाट नेशनल। पर इनकम मेथड हर बार पॉसिबल, उसके लिए मूविंग टू अनदर काइंड ऑफ मेथड। और एक्सपेंडिचर कितना सेक्टर्स करते हैं? 4, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्टोरेंट। एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। आप जितना डिमांड करते हो उतना ही आप खर्चा कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड इट? आप डिमांड करते हो, आप उसको खरीद रहे हो ना मेरा भाई, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना सेक्टर करता है? 4, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्टोरेंट। तो अपना इकोनॉमी में कितना सेक्टर हो गया? 4। और ये जो चारों खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा पता है क्या चीज के ऊपर कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा लेक्चर्स को रिकॉल कर पाना। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बढ़िया। अब मेरा बात आगे ढंग से सुनिएगा। तो भाई लोग कितना तरह का अपना गुड्स बन गया है? तो पहला गुड्स का नाम, दूसरा गुड्स का नाम, बोलो समझ आया या नहीं आया? अब आपको पता है फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स बेसिकली रेफर टू दोज गुड्स which are used either for consumption. कंजम्पशन समझते हो? कंजम्पशन एक सेक्टर करता है, हाउस होल्ड और एक सेक्टर करता है
गवर्नमेंट कंजम्पशन करता है और हाउस होल्ड भी क्या करता है, कंजम्पशन। तो फाइनल गुड रेफर टू दोज गुड व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको एक कॉमर्स का स्टूडेंट बुलाता है एसेट। एक कॉमर्स का स्टूडेंट क्या बुलाता है, एसेट। तो अगर आप एसेट खरीद रहे हो ना, व्हाट इज एन एसेट, एवरीवन नोज इट। कोई भी चीज जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खरीदा गया है, जो प्रोडक्शन में यूजफुल है, जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। मैंने एसी खरीदा, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मैंने टीवी खरीदा, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। पर मैंने एक मार्कर खरीदा, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज मार्कर इज नॉट अ एसेट। कोई मैं मार्कर को लॉकर में थोड़ी रख के सजाऊंगा, मेरा मार्कर घूम गया तो घूम गया। मेरा टीवी घूम गया तो भाई नेक्स्ट दिन सतमा लग जाएगा जिंदगी का। Obvious other because it is an investment. एक बार अपना घर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, assume your house to be your firm. Assume your house to be your firm. आपके घर पे माइक्रोवेव है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है। ये सब कॉस्टली चीज जो है ना, ये सब इन्वेस्टमेंट है आपके घर का। ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट। समझ आया नहीं? एक स्पून नॉर्मल गुड, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आपको फीलिंग दे रहा है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पर हाउस होल्ड के लिए कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाउस होल्ड के लिए कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट फॉर्म करता है, हाउस होल्ड खाली एक ही चीज करता है। तो फॉर अ हाउस होल्ड देयर इज नथिंग इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज कंजम्पशन। तो इन इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड कुछ भी खरीदे, कंजम्पशन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हाउस होल्ड का खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, डू यू एग्री? और फर्म पता है क्या करता है, और गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्ट दोनों करते। तो फाइनल गुड रेफर टू दोज गुड व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये फाइनल गुड्स का बाइफरकेशन किया है मैंने। तो कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म एंड गवर्नमेंट। अभी इंटरमीडिएट गुड्स में कौन क्या करता है बात का बात है, पर हाउस होल्ड एक ही चीज करता है, कंजम्पशन। क्या यहाँ पे क्लियर है क्या? तो फाइनल गुड रेफर टू दोज गुड्स which are used either for consumption or investment. Final good refer to those goods which are used for consumption and investment. Investment का मतलब अपने लिए capital. I want you guys to pay attention, guys. Investment का मतलब तो वैसे ही intermediate goods होता है which are used for resale. आपने खरीदा वापस बेचने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए नहीं मेरा भाई। अब इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आप कोई गुड खरीद के उसके ऊपर कोई वापस से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो ना मेरा भाई, वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। आपने खरीदा और उसको वापस बेचा 20 रुपया प्रॉफिट जोड़ के, तो इन दिस होल प्रोसेस देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड देयर इज नो प्रोडक्शन, इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम। मैंने बॉटल कहीं से खरीदा और मैं इसको वापस बेचा, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें कोई प्रोडक्शन हुआ है क्या? And if there is no production, it cannot be considered as a national income. For a national income, it is important that there is a production. I hope this is clear to everyone. ठीक है? तो intermediate goods क्या goods अगर आप बता सकते तो which are used for what? वो national income में नहीं आएगा क्योंकि आपने goods खरीदा है जो पहले बन चुका है। जब बना था उसका वैल्यू तो आ गया national income के अंदर। इसके लिए वापस एक एग्जांपल भी देगा और क्लैरिटी के लिए। तो पहले बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं है। तो इंटरमीडिएट क्या गुड्स अगर आप मेरे को बता सकता है तो विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब रॉ मटेरियल खरीदा अब उससे फाइनल गुड बना रहा, तो जो रॉ मटेरियल है ना वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब एक बात समझो, फॉर अ टीचर लाइक मी, हम तो कोई रॉ मटेरियल खरीद के बच्चा नहीं बना रहे ना मेरा भाई, पर हम जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरे को भी तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए टू प्रोवाइड दैट सर्विस, लाइक अ मार्कर पेन। That is what my raw material. Raw material जैसे सोचो ना उसको, वो जरूरी है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में तो समझ जाते, पर कोई भी आदमी अगर सर्विस दे रहा है तो उसको भी तो कुछ गुड्स चाहिए जिससे वो सर्विस डिलीवर करेगा। क्या बोला, समझ में आया है? तो इंटरमीडिएट गुड रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विद इन द सेम ईयर, विद इन द अगर सेम ईयर में नहीं बना, मतलब आप खरीदा और वो सेम ईयर में यूज नहीं, वो गोडाउन में पड़ा रह गया,
then it is called as inventory. Then it is called as inventory or stock. And inventory and stock is a part of investment. So this investment will also include stock और इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं. तो अगर मैंने कोई गुड खरीदा वापस बेचने के लिए और वो बिका नहीं, वो मेरे गोडाउन में रह गया, then that good will be considered as a final good. और अगर वो गुड बिक गया then that good will be called as a, अगर रीसेल के लिए खरीदा या उससे कुछ और वापस बनाने के लिए. क्या यहाँ तक का पहले पूरा स्टोरी क्लियर है क्या? 4 से 18 एक बार मिलके आंसर करते. So what do you mean by final goods? Final good refer to those goods which are used either for consumption or investment. Investment का मतलब intermediate good refer to those goods which are used either for or other processes. ठीक है, within the क्या आता क्लियर? अब हाउसहोल्ड क्या कोई सामान रीसेल के लिए खरीदेगा क्या? क्या उसको वापस बनाने के लिए खरीदेगा क्या? बना के बेचना थोड़ी है उसको, तो अपने खाने के लिए ही है. That is only consumption. That is why household खाली एक ही चीज करता है, consumption. तो household कोई भी गुड दुनिया में खरीदे, it will always be a final good. Household कोई भी गुड खरीदे, अगर आपको बोल दिया ये household खरीदे, आप दिमाग क्यों लगा रहे? It is what good? क्योंकि household एक ही चीज करता है, consumption. पर firm कोई चीज खरीदता है ना, वो फाइनल भी हो सकता है और वो अगर फर्म के लिए वो एसेट है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. फाइनल पर फर्म ने वो गुड खरीदा वापस बेचने के लिए या फर्दर प्रोसेस होगा, लाइक अ मार्कर जो क्लास लेने के लिए यूज होगा या स्टेशनरी आइटम जो मैं क्लास के अंदर यूज करता हूँ, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड. पर अगर एज अ फर्म मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, इट्स एन. अब देखो लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं यहाँ पे खर्चा का बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमाने का बात नहीं कर रहा हूँ. क्या बोला, समझ आया? क्लियर है या नहीं है? फर्म बोल रहा है मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, मैं सैलरी कमाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैलरी पे कर रहा हूँ. तो सैलरी पे करना इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट मेरा भाई, इट इज ए नॉर्मल एक्सपेंडिचर. इट दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंडिचर बी कंसीडर्ड एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. व्हाट काइंड ऑफ एन गुड्स नहीं बोलेगा ना, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. पर इकोनॉमिक्स जब हम लोग गुड्स बोल रहे हैं, इट्स एक्सपेंडिचर बेसिकली. उसके लिए मैंने ऊपर में पता है क्या लिखा, एक्सपेंडिचर. भाई कोई भी खर्चा जो फर्म करता है which does not result in the creation of an investment, it will be considered as a intermediate goods. Is this clear to everyone? एक बार टोन सेट करते हैं. What do you mean by final goods? Those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods are those goods which are used either for resale or further processing within the same year. अगर same year में यूज नहीं होता है, स्टॉक बन जाता है, then stock is a part of investment, final good. और स्लो करना, क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वेटिंग गाइस, मेरा एक एग्जांपल सुन लो. Let this be firm A. Let this be firm A. ठीक है. Let this be firm B. And let this be firm C. कितना फॉर्म बनाया मैंने? 3. फॉर्म A wheat बनाता है. क्या बनाता है? Wheat. And sells it to firm B. Firm A wheat बनाता है and sells it to firm B. ₹700 पे. कितना रुपया पे? 700 रुपया पे. क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अब ये wheat फर्म A से किसके पास जा रहा है? फर्म बी इस वीट को यूज करके फर्दर प्रोसेस करता है. यहाँ तक क्लियर है? फर्म बी बनाता है फ्लावर. फर्म बी क्या बनाता है? फ्लावर. और ये फ्लावर किसके मदद से बना है? वीट के मदद से. एंड सेल्स इट टू फर्म सी फॉर ₹1200.
कितना रुपया में? 1200। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर ये फ्लावर बेसिकली किसके पास जा रहा है? ठीक है, फर्म सी इससे बना रहा है ब्रेड एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर फॉर रुपीज 1500। कितना रुपए में बेच दिया? 1500। अब ये ब्रेड किसके पास चला गया? अब ये जो ब्रेड है ना, अब ये फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा बिकॉज ये घर में चला गया। अगर ये ब्रेड एक होटल में जाता तो ये फर्दर प्रोसेस होता टू मेक समथिंग आउट ऑफ दैट ब्रेड एंड देन यू आर सेलिंग इट अगेन। पर एक कंज्यूमर घर ले जाके ब्रेड थोड़ी कि घर के नीचे बैठ के ब्रेड बेचेगा। अच्छा कंज्यूमर अगर वो बेचे तो फिर वो कंज्यूमर नहीं, वो फर्म है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ कंज्यूमर? जो खाने के लिए खरीदता है। आप दुकान में जा रहे हैं, ब्रेड खरीदे 10 पीस और ना बिल्डिंग के नीचे लेके बैठ गया उसको एक चटाई बिछा के कि हम तो आज ब्रेड बेचेगा। देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर, देन यू आर अ व्हाट भाई? फर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंज्यूमर जिन्होंने ब्रेड क्या चीज के लिए खरीदा है? खाने के लिए। अब वो उसमें सैंडविच बना के खाए, कैसे खाए उसका मन, उसका मर्जी यार, पर वो खाएगा ही ना उस ब्रेड को। पर एक होटल वाला उस ब्रेड को लेके वापस से बना के बेचेगा, फिर उससे कमाएगा। क्या बोला, समझ आया? ये जो व्हीट है ये हाउस होल्ड को नहीं बिक रहा है, एक दूसरा फर्म को बिक रहा है। So this wheat is gonna get further processed. फिर फ्लावर बिक रहा है which is also gonna get further processed. Looks good to everyone. फिर क्या बिक रहा है? ब्रेड, and that bread is also gonna get further नहीं, ब्रेड कंज्यूमर लेके जा रहा है तो फिर वो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? मतलब इस केस में मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। wheat is an intermediate good, flour is an intermediate good, and bread is a कोई भी गुड अगर फर्दर प्रोसेस होता है दैट गुड इज कॉल्ड एज एन। अगर यही व्हीट कंज्यूमर को बिकता तो एक गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंड यूज। डिपेंडिंग अपॉन इट्स उसका एंड यूज है फर्दर प्रोसेस करना। इंटरमीडिएट उसका गुड है कंज्यूमर खरीद रहा है। यही व्हीट अगर गोडाउन में बच जाता फाइनल गुड, बिकॉज जो गुड बच जाता है जो सेम ईयर में यूज नहीं होता, इट्स अ स्टॉक। अच्छा, एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर यही फर्म है व्हीट के लिए मशीन खरीदता, अब मैं व्हीट नहीं बोल रहा, मान लो फर्म बी मशीन खरीदता फ्लावर बनाने की, मशीन इज व्हाट काइंड ऑफ अ गुड? इन्वेस्टमेंट। इट इज व्हाट काइंड ऑफ अ गुड? फाइनल गुड। क्या समझ आया है? अब मेरा बात ध्यान से सुन लो। मान लो फर्म ए ने कोई भी दूसरा सामान नहीं खरीदा व्हीट बनाने के लिए, assumption है ये। क्या बोला, समझ आया? तो फर्म ए के लिए व्हीट इज द फाइनल आउटपुट। फर्म ए के लिए व्हीट इज द फाइनल आउटपुट। और ये कितना रुपया में बना है? 700। मैंने एक बार 700 पूरा ले लिया, एज्यूमिंग फर्म ए का कोई भी खर्चा नहीं होता है। एज्यूम कर लो ना, एक मिनट को भी समझा नहीं पाएगा। कितना रुपया? 700। अब फर्म बी उससे क्या बनाता है? फ्लावर। और कितना रुपया कमाता है? क्लियर है? और फर्म सी उससे क्या बनाता है? ब्रेड। और कितना कमाता है? 1500 प्लस 1200 2700 प्लस 700 इज 3400। Do you agree with this? आपसे पूछ रहे। तो अगर हम फर्म ए का आउटपुट का कॉस्ट ऐड कर दे, फर्म बी का आउटपुट का कॉस्ट ऐड कर दे, फर्म सी का आउटपुट का कॉस्ट ऐड कर दे, मेरा आंसर कितना आ रहा है? 3400। और ये आंसर गलत है। आपको रीजन समझा तो क्यों गलत है? इसे 700 रुपया पता है क्या है? VO। VO मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1200, फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500। ये तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अभी भी आप नहीं समझे? फर्म ए के लिए क्या, फर्म ए के लिए क्या उसने कोई और दूसरा गुड खरीदा है क्या? रिप्लाई नहीं आएगा क्लास में हो सकता है। क्या फर्म ए ने कोई दूसरा गुड खरीदा है क्या? पार्टिसिपेट करो यार। क्या फर्म ए ने कोई दूसरा गुड खरीदा है क्या? तो फर्म ए के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? 700। फर्म बी के लिए 1200। फर्म सी के लिए 1500। फर्म ए ने कुछ नहीं खरीदा तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द प्रॉफिट टू बी द सेम, अज्यूमिंग। और फर्म बी ने जो 1200 खरीदा है, इस 1200 के अंदर कितना रुपया मिला है? तो एक्चुअली फर्म बी ने मेहनत कितना रुपया का किया? 700 तो किसी और ने मेहनत की है। फिर वैसे ही इसने कितना का मेहनत किसी और का? 1200 का। तो 1500 में कितना हटा दे? 1200। कितना बचा? 300। डू यू एग्री?
अब अगर मैं नेशनल इनकम में 3,400 ले जाऊं, कितना ले जाओ 3,400, ये गलत, क्योंकि 1200 के अंदर 700 ऑलरेडी मिला हुआ है और 1500 के अंदर 1200 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मैं एक ही गुड्स को इकोनॉमी के अंदर 2 बार काउंट करूंगा। क्या समझ आता है? व्हीट किधर मिला हुआ है? फ्लावर, और फ्लावर किधर मिला हुआ है? ब्रेड। यस या नो? तो इस सिनेरियो में हम लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर ये बोला गया है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सीधा ब्रेड का वैल्यू ले लो, ब्रेड कितना में बिका 1500, ये एक रास्ता है। एंड यू नो व्हाट ब्रेड इज, व्हाट काइंड ऑफ अ गुड? रिप्लाई नहीं आया। मतलब आप जो खर्चा ले रहे हैं ना, आप जो खर्चा ले रहे हैं वो सीधा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। मतलब यू काउंट द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड नॉट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू उस फाइनल गुड के अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है। व्हाट्स द इंटरमीडिएट गुड इन दिस केस? ये तो आपको समझ आ गया होगा। क्या क्या गुड्स फर्दर प्रोसेस हो रहा है, तो ये दोनों क्या गुड है? अगर मैं व्हीट का भी वैल्यू लूंगा, फ्लावर का भी वैल्यू लूंगा, ब्रेड का भी वैल्यू लूंगा, तो ब्रेड के अंदर ऑलरेडी फ्लावर का वैल्यू मिला हुआ है और फ्लावर के अंदर ऑलरेडी व्हीट का वैल्यू मिला हुआ है, तो मतलब व्हीट और फ्लावर कितने बार काउंट हो जाएगा? 2 बार। उसके लिए इकोनॉमिक्स बोला, व्हेन यू आर टेकिंग एक्सपेंडिचर मेथड, डोंट टेक द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड के अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है। तो जितना जल्दी समझेगा उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमको डाउट है आपका पूरा जात के ऊपर। नेशनल इनकम निकालने का 2 मेथड का नाम बताइए। एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द यू डू एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट गाइस? So there are 2 types of goods and services. Final goods वो goods है which are used either for consumption or investment. Final goods का समझा दिया। फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या गुड्स होता है? रीसेल ऑफ अदर प्रोसेसिंग, रीसेल ऑफ अदर प्रोसेसिंग। अभी खाली कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लिखवाने का बाद में सोचूंगा, उसके लिए आप खाली कंसेप्ट समझिए, पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड। So what is the final good which are used either for consumption or consumption household और government करता है, investment firm और government करता है। Intermediate goods क्या goods होता है? Which are used for resale or other processing within the same year. Within the same year. इस एग्जाम्पल को थोड़ा बढ़ा रहा है, मेरा मन हो गया। ये फर्म सी ब्रेड कंज्यूमर को नहीं बेचा, फर्म डी को बेचा। किसको बेचा? फर्म डी फॉर ₹1500। तो अब ये ब्रेड किसके पास गया? फर्म डी जो है ना, वो ब्रेड के साथ कुछ नहीं करता है, ब्रेड खरीदता है और उसको रीसेल करता है। तो फर्म डी का धंधा क्या है? रीसेल ऑफ व्हाट? ब्रेड। अब आप सोचो, तुम रोज सुबह उठता है, मम्मी बोलता है ब्रेड ले आओ, तो तुम क्या सीधा गुड मॉर्निंग कंपनी का ब्रेड या हुमा कंपनी का ब्रेड या जो भी एक्सवाइजेड कंपनी का ब्रेड आता है सीधा उसका फैक्ट्री पहुंच जाता है क्या? हमको आज ब्रेड खरीदना है आपसे, ऐसा होता है क्या? नहीं। अब कोई रिटेल शॉप में जाता है और जो रिटेल शॉप है वो ब्रेड बना नहीं रहा, वो ब्रेड को क्या कर रहा है? रीसेल। समझ आया? तो फर्म सी इज द फैक्ट्री जो ब्रेड बना रहा है, फिर वो किसको बेच रहा है? फर्म डी को रीसेल कर रहा है ब्रेड एट ₹, रीसेल ब्रेड। अब ये रीसेल किसको करेगा? ब्रेड। अरे डी को तो कर दिया ना, डी किसको रीसेल करेगा? टू कंज्यूमर फॉर ₹, कितना? अब ये ब्रेड किसके पास गया है? तो फर्म डी के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? डू यू एग्री? इस 2000 के अंदर फर्म सी का 1500 मिला। एक बार 3400 को हटा देते हैं, अब हम लोग ऐड करते हैं 3400 प्लस 2000, 5000। मैंने चारों सेक्टर का, मतलब चारों फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड कर दिया। डू यू एग्री? पर इसके अंदर जो व्हीट है ना मेरा भाई, वो क्या गुड है? बहुत खराब रिप्लाई है। व्हीट क्या गुड है? क्योंकि फर्म भी फर्दर प्रोसेस कर रहा है। फ्लावर क्या गुड है? क्योंकि उसको फर्म सी फर्दर प्रोसेस कर रहा है। ब्रेड जब फर्म सी बेच रहा है ना, देन ऑल्सो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अब वो रीसेल। समझ आया? तो व्हीट इंटरमीडिएट, फ्लावर इंटरमीडिएट, ब्रेड वन टाइम इंटरमीडिएट, सेकेंड टाइम इट इज। समझ आया? क्योंकि फिर इसको कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर। तो फाइनल गुड रेफर टू दोस गुड व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन। और कंजम्पशन कौन करता है? हाउसहोल्ड।
इतना क्लियर होगा तब आगे बढ़ेंगे 100%। अब अगर मोदी जी बोलेगा चलिए नेशनल इनकम निकालता है, तो फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना रुपया? 700, बी का 1200, सी का 1500, डी का 2000, सबको जोड़ दीजिए 5000। तो बताओ ये सही है गलत? गलत है, क्योंकि वीट इकोनॉमी में बना कितना बार है? एक बार, और अब वैल्यूज का 3 बार ले रहे हैं। क्योंकि बताए ये 700 रुपए किस में मिला हुआ है? 1200 में, हाँ या ना? फिर ये 1500 में क्या मिला हुआ है? 1200, तो ऑब्वियसली 700 का वैल्यू भी जुड़ गया। इस 1500 के अंदर 1200 मिला हुआ है, 2000 के अंदर कितना मिला हुआ है, और 1500 के अंदर क्या मिला हुआ था? 1200, और 1200 के अंदर क्या मिला हुआ था? 700। इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक ही चीज 2 बार जुड़ रहा है, उसके लिए आपके पास 2 उपाय है। या तो आप सीधा ब्रेड का वैल्यू ले लीजिए जो आप कंज्यूमर को बेचे, मतलब इसका वैल्यू ले लीजिए, पता है फाइनल गुड का कितना रुपया? 2000। ये एक रास्ता है। तो आप एक बात समझिएगा, ब्रेड एक बार इंटरमीडिएट गुड था और एक बार फाइनल गुड था। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज। अब क्या यूज कर रहे हो एंड में ना, वो आंसर डिटरमाइन करेगा। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना इजीली क्लास पढ़ेगा। रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू रिप्लाई। डाउट है हमको आपके? श्योर है क्या? तो इस 1200 में से पता मैंने क्या माइनस किया ताकि 700 कितने बार काउंट हो? एक बार। इस 1500 में से कितना माइनस किया? 2000 में से ताकि हर आइटम कितने बार काउंट हो? एक बार। ये दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। देखो एक बार, ये 700 रुपये पता है क्या था? इंटरमीडिएट गुड। फिर आंसर नहीं कर पाया। ये 1200 रुपया क्या गुड था? और ये 1500 क्या गुड था? इंटर। मतलब आपने VO माइनस IC की है, और इसका IC 0 है, क्योंकि कोई भी सामान किसी से खरीद नहीं है, हम ऐसा अजम्पशन किया है। एक बार बताओ, फर्म ए का कितना रुपया का आउटपुट है? 700। फर्म बी का आउटपुट कितना का? 1200। उसने मेहनत खाली कितना का किया? 500। तो 500 लीजिए, क्योंकि 700 तो वो है जिसने उसको फर्दर प्रोसेस किया। That 700 is good. What kind of a good? Intermediate. अगर मैं इंटरमीडिएट भी ले लूंगा, it will lead to a problem of क्योंकि 700 फिर कितने बार आ जाएगा? 2 बार। फॉर्म ए का भी आ गया और बी में भी आ गया। फिर ये 1200 कितने बार आ जाएगा? 2 बार। 1500 भी कितने बार आ जाएगा? 2 बार। मतलब एवरी टाइम विल बी काउंटेड ट्वाइस। नहीं समझा अभी भी? तो ये पहला वाला में कितना है? 700, 1200, 1900 प्लस 1500, 3400। कितना आंसर आया? 2000, which is nothing but final good का वैल्यू। Do you agree with this? अब अभी भी क्लियर नहीं है? श्योर है? आपके पास 2 तरीका है। या तो आप सीधा फाइनल गुड का वैल्यू ले लीजिए, which is nothing but the expenditure। अरे फाइनल गुड जितना में आप खरीद रहे हो सीधा वो ले लीजिए, that is expenditure। या फिर दूसरा रास्ता पता आपके पास क्या है? आप हर फर्म ने जितना वैल्यू ऐड किया है, क्या क्या है? वैल्यू ऐड, वो ले लीजिए। और वो वैल्यू ऐड पता है कैसे आएगा? VO माइनस IC। VO माइनस IC। तो मतलब पता आपने किसको एक्सक्लूड कर दिया? इंटरमीडिएट। किसको एक्सक्लूड कर दिया? इंटरमीडिएट। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट को लोगे ना, इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये नहीं समझ पाया तो बहुत दिक्कत है। समझ गया? श्योर है आप लोग? मैं कुछ बोलता हूँ ध्यान से सुनना। रेडी आप लोग? I want you guys to pay full attention. Let's understand. Can I speak? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक शर्ट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? सबसे पहले कॉटन खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है? फिर उस कॉटन से क्लोथ बनता है। फिर क्लोथ से क्या बनता है? शर्ट। तो कॉटन का वैल्यू किसमें इंक्लूडेड है? क्लोथ। और क्लोथ का वैल्यू किसमें इंक्लूडेड है? या तो हम खाली शर्ट का वैल्यू ले ले, खत्म, कॉटन क्लोथ उसके अंदर समा गया है। फिर कोई बोले नहीं हमको सबका लेना है, तो कॉटन 1000 रुपया में खरीदा, ले लो पूरा। क्लोथ 1200। क्लोथ कितना? 1200। अब 1200 के अंदर कितना मिला हुआ है? 1000। कितना लेगा? 200। शर्ट अब बाजार में बेच रहा है 1800 पे। 1800 में कितना मिला हुआ है? 1200। तो कितना लेगा? 600। कोई बोलेगा नहीं हम 1000 भी लेगा, 1200 भी लेगा, 1800 भी लेगा। तो चोमू उस 1800 के अंदर 1000 और 1200 मिला हुआ नहीं है क्या?
इट विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ व्हाट गाइस, तो हो गई दिक्कत। क्या यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? श्योर है? तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। मैं एक फर्म हूँ, डू यू एग्री? मैं अपने धंधे में क्या करता हूँ, मेरे तरफ बोर्ड पे देखिएगा एक बार। मैं रेंट पे करता हूँ भाई, मैं कोई भी जगह पे धंधा करूंगा, मैं वहां पे क्या पे करूंगा? रेंट। मेरा साल का रेंट है 12 लाख रुपया। साल का रेंट कितना रुपया? 12, ये मैं पे करता हूँ, कोई दिक्कत? फिर मैं पता है क्या पे करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, ठीक है, एट एन एवरेज ऑफ मान लीजिए 7,000 रुपीज या 6,000 रुपीज, इसको राउंड फिगर रखने के लिए 50,000 मान लीजिए। मैं पूरे साल पे कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ? 50,000 एवरेज पे, कोई दिक्कत? फिर मैं सैलरी पे करता हूँ अपने वर्कर्स को, लेट दैट बी 3 लाख रुपीज इन टोटल। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? फिर मैं जेरोक्स बिल पे करता हूँ, लेट दैट बी 1 लाख रुपीज। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया हम क्या बोले? अरे भाई हम अपना खर्चा बता रहे हैं, हम अपना धंधा का खर्चा बता रहे हैं। मेरा धंधा का खर्चा क्या क्या है? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, जेरोक्स, ठीक है। कितना? 12, 15, 16, 16, 50 मेरा सैलरी खुद का। भाई हम खुद काम कर रहे हैं तो खुद का तो सैलरी लेगा ना, यस या नो? तो हम खुद का सैलरी को कंसीडर कर रहे हैं 10 लाख। तो मेरा बात ध्यान से सुनना, हम लोग ने ऊपर में एक फैक्टर इनकम लिखा था, ध्यान करिएगा। इस फैक्टर इनकम हम लोग ने सीओई लिखा था। सीओई पता है कौन सा सीओई? जो हम एक्चुअली किसी और को पे करते हैं, पर जो हम खुद को पे करते हैं ना, वो सीओई में नहीं है। उसको हम लोग पता है इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? जो खुद को पे करता है, खुद को पे करता है। तो मैं खुद को कितना पे कर रहा हूँ? 10 लाख। इट इज एक्चुअली एन एस्टिमेशन, इट इज एक्चुअली एन। तो बता मैं एस्टिमेशन कैसे निकालता हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाता तो मैं कहीं और जॉब करता, उस जॉब से मेरे को 10 लाख मिलता। मैं वो जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से कितना चाहिए? 10 लाख। दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, which is also called as imputed value, which is also called as what value? इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलेंगे मिक्स्ड इनकम। क्या बोलेंगे हम लोग? जो खुद को पे करते हैं। अब अभी भी क्लियर नहीं है 100%? ठीक है। तो मतलब फैक्टर इनकम में ना एक तरह का इनकम और आएगा, MI, मिक्स्ड इनकम, जो आप खुद कमाते हो, करेक्ट? पर मैं ये जो लिख रहा हूं, ये मैं खुद के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं एक फर्म के लिए लिख रहा हूं। तो फर्म जो ओनर को सैलरी दे रहा है वो फर्म के लिए खर्चा है, पर ओनर बोलेगा मेरे लिए क्या है? इनकम। व्हाट काइंड ऑफ एन इनकम? मिक्स्ड इनकम। अब अभी भी क्लियर नहीं है? अरे दो अलग अलग एंटिटी हो गया, एक फर्म हो गया, एक हम हो गया। अप्लाई करना अगर आप क्लियर है तो फर्म का खर्चा क्या क्या ये बताइए प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, जेरोक्स, खुद का सैलरी, खुद का, उसको हम लोग क्या बोलेगा? मिक्स्ड इनकम। इस वैल्यू को बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, जो सेल्फ को मिलता है। तो फर्म तो हमको दे रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। बस अभी आप लोग को कंफ्यूजन अभी पूछा है, कैन नॉट गो बैक टू दिस टॉपिक। श्योर है आप लोग? और हम एक मिसलेनियस खर्चा मान लेते हैं, चिंदी टाइप खर्चा 50,000 रुपया जोड़ेगा, कितना आएगा बताइएगा प्लीज? 22, 25, 26, 27 लाख। ये मेरा खर्चा है, यस या नो? अब पता है मैं इसमें क्या जोड़ूंगा। इकोनॉमिक्स में गुड्स के अंदर प्रॉफिट का वैल्यू जोड़ के कैलकुलेट किया जाता है, मैंने फैक्टर कॉस्ट में भी समझाया था। तो जब मैं अपना खर्चा निकाल रहा हूं, मैं इसमें प्रॉफिट को ऐड करूंगा, देन दैट कॉस्ट विल बिकम एज अ फैक्टर कॉस्ट। मैं चाहता हूं मैं 8 लाख रुपया प्रॉफिट कमाऊं अपने धंधे से एज एन एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट कमिंग टू? 35। तो मैं जो भी सामान बेचूंगा, मैं क्या एज्यूम करूंगा कि मैं उससे कितना रुपया कमा सकता हूँ? 35 लाख। अब अभी भी नहीं समझा क्या? तो मेरे केस में मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स है, तो मैं जब भी स्टूडेंट को बेचूंगा, मेरे को ये जानना है कि मेरे को 35 लाख रिकवर करना है। कितना रुपया रिकवर करना है? If I cannot recover 35 लाख, I am not into profit। और अगर हम 35 लाख कमा रहे हैं,
आई एम इनटू प्रॉफिट बिकॉज दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स व्हाट प्रॉफिट। वो भी नहीं समझा। श्योर है आप लोग? तो मान लो हम 200 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं एक साल में, अब 200 स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स लेता होगा, तो मेरा दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, आई विश टू अर्न 17,500 पर स्टूडेंट। तो जो भी बच्चा इस इंस्टीट्यूट में घुसता है उससे एवरेज में मेरे को कितना रुपया कमाना है? 17,500। क्लियर है? ये जो मेरा सारा खर्चा है ना मेरा भाई, ये पता है क्या टाइप का गुड्स है? ये क्या टाइप का खर्चा है? इंटरमीडिएट, जो इसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है। तो तुम अपना पॉकेट से जो हमको फीस दे रहे हैं वो तुम्हारे लिए खर्च है, हम सीधा वही ले लेते हैं, उसके अंदर ये सब मिला हुआ है ऑलरेडी। क्या बोला, समझ में आया? तो दो रास्ता है गवर्नमेंट के पास, जो आउटपुट का एमआरपी है उसको डायरेक्ट ले लो, या उसका जो प्रोसेस है बनने का उसमें जितना जितना खर्चा लगा है उसमें जो जो वैल्यू जुड़ा है आप वो ले लो। एक बात बताओ, ऐसा गवर्नमेंट, उसका दो रास्ता है, या तो सीधा ब्रेड का वैल्यू ले लीजिए, ब्रेड का वैल्यू कितना रुपया है, जो नहीं बोलेगा कैनॉट टीच देम, ब्रेड का वैल्यू कितना रुपया, सीधा या तो वो ले लीजिए, या फिर हर फर्म ने जितना जितना वैल्यू जोड़ा है आप वो ले लीजिए। पर अगर आप बोल रहे हैं हम फर्म ए का पूरा 700 लेगा, फर्म बी का 1200 लेगा, तो मेरा भाई 700 के 1200 के अंदर ये 700 मिला हुआ है। अब तुम मुझे क्या बोल रहे हैं, हम लोग तुम लोग का जो तुम लोग हमको फीस पे कर रहा है वो भी लेगा प्लस मेरा भी सारा खर्चा लेगा, तो मेरा भाई तुमसे जो हम लेता है पैसा उसके अंदर तुम जो फीस पे कर रहे हो उसके अंदर मेरा सारा खर्चा मिला हुआ है। हम अपना खर्चा मेरा पॉकेट से थोड़ी पे करेगा। तो फर्म को या तो मेरा खर्चा लेना चाहिए फर्म का, या फिर जितना में वो सामान बिक रहा है सीधा वो ले लो। वो खर्चा पता है किसका? हाउस होल्ड। हम अपना क्लासेस किसको बेच रहे हैं? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड क्लासेस पे कितना खर्चा कर रहे हैं, या तो वो ले लो या फर्म जितना खर्चा वो ले लो, दोनों लेने से तो डबल काउंटिंग होगा। आप अभी भी नहीं समझ। तो गवर्नमेंट के पास दो रास्ता है, हाउस होल्ड ने इस ब्रेड के ऊपर कितना खर्चा किया? दिस इज द प्रॉब्लम, यू गाइस डोंट स्पीक। या तो आप सीधा 2000 ले लीजिए, या फिर आप कितना ले लीजिए, या फिर आप हर फर्म ने जितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया वो लीजिए। फर्म ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? फर्म बी ने, सी ने 300 और फर्म डी ने ऐड करे 700 प्लस 500 1200 प्लस 300 1500 प्लस 500, इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडेड। और ये वैल्यू हर फर्म ने जो जो एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो पता है हमने क्या नहीं लिया? फर्म का खर्चा वो पता है किस गुड्स पे करता है? इंटरमीडिएट। जब मैं अपना एग्जांपल लिख रहा था कि मेरा क्या क्या खर्चा लगता है, तो एक बात समझो ना, मेरा खर्चा एसी खरीदने में भी लगा है, टीवी खरीदने में भी लगा है, लैपटॉप खरीदने में भी लगा है, पर मैं आपसे ये खर्चा नहीं ले रहा। मैं आपसे वो खर्चा ले रहा हूँ जो मेरे पॉकेट से डेली बेसिस पे लगता है धंधा करने के लिए। पर गौतम भैया टीवी भी तो धंधा में यूज हो रहा है, अभी आप पढ़ा रहे, देखो टीवी यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है, आईपैड यूज हो रहा है, एसी यूज हो रहा है, तो ये भी तो आपको लेना चाहिए ना। तो भाई मेरी बात समझो, मेरा एसी मान लो 60,000 है, हम पूरा 60,000 तुम्हारा बैच से लेने लग गया, तो तुम्हारा तो लग गया है या ना? जबकि तुम उसके बाद एसी घर खोल के लेके नहीं जा सकते। तुम बोला कि गौतम हम पूरा एसी का फीस पे किया ना, बैच खत्म, हम लोग एसी लेके जाएंगे, क्या हम ये अलाउ करेगा? आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। देखो एक होता है लर्निंग, और आपको वो पसंद है तो कोई भी करवा देगा, पर हमको कुछ समझाने का कोशिश करें, नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ रिप्लाई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे दो तरह के खर्चे लग रहे हैं मेरा भाई। एक वो खर्चा लग रहा है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ अपना धंधा चलाने के लिए, और एक वो खर्चा लग रहा है जो मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करने में लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है, लाइक एसी, टीवी, लैपटॉप, आईपैड। अपना दुकान का बात समझो, जो भी आपका दुकान या फैक्ट्री है, उसमें जो मशीन्स लगे हैं ना मेरा भाई, वो ओवर द इयर्स बार बार यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर। वो पता है आपका क्या गुड्स हो जाएगा? फाइनल गुड्स, इन्वेस्टमेंट। अब अभी भी नहीं समझ, पर जो रॉ मटेरियल आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो वो क्या गुड्स हो जाएगा? आपको किसका वैल्यू को काउंट करना है? क्योंकि अगर आपने फर्दर प्रोसेस वाला गुड्स का भी वैल्यू ले लिया, इट विल लीड टू व्हाट गाइस? श्योर है? एक बात समझो, फर्म बी का बात करता है, फर्म बी को व्हीट खरीदने में कितना रुपया लगा? 700। क्या ये व्हीट फ्लावर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा? इसको खरीदने में कुछ और भी यूज हुआ होगा, मशीन।
जैसे अनु में रिप्लाई कर रहा हूँ। अभी 1200 में से मैंने कितना हटा दिया? 700। अगर मैं 700 नहीं हटाऊंगा ना, इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कितना बचा? 500। ये 500 लेना है। यहाँ तक समझ आया? रिपीट करना है? थोड़ा बोलो यार, पढ़ाई 100%। रुकेंगे, सांस लेंगे और पहले आप समझोगे। I want everyone to reply. Clear? लेकिन फर्म बी ने पता अपना कौन सा खर्चा हटाया? फ्लावर वाला, सॉरी वीट वाला, क्योंकि वीट इज हैज बीन फर्दर प्रोसेस, so it will lead to a problem of. Now come to my example. आप लोग जो फीस पे कर रहे हो वो आप लोग के लिए क्या है? आप लोग हाउस होल्ड हो, तो गवर्नमेंट बोलेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग गौतम भैया का सारा खर्चा, लेट अस टेक डायरेक्टली जो फीस हाउस होल्ड पे कर रहा है उनको, खत्म सम। दूसरा तरीका, नहीं नहीं नहीं, गौतम भैया का जितना जितना खर्चा लग रहा है वो सब लेगा। तो गवर्नमेंट बोला ये सारा रेंट लेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी लेगा, पर हम बोला गवर्नमेंट भाई एसी, टीवी, लैपटॉप, आईपैड इसका भी तो लेना चाहिए। डू यू एग्री? पर गवर्नमेंट बोला ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है? इट डज नॉट लीड टू डबल काउंटिंग। ओनली व्हाट लीड्स टू डबल काउंटिंग? इंटरमीडिएट गुड्स। बात तो सही है, लेकिन फिर ये टीवी, एसी, लैपटॉप, आईपैड ये सब का रुपया कौन देगा? लेगा तो हम तुमसे, क्योंकि हम यूज तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अब आपको एक बात समझो यार, हम जो आपको समझा रहे हैं ना, ये आप जिंदगी में आपको यूज करना पड़ेगा इन रियल लाइफ। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू गोना यूज इट इन रियल लाइफ। आप समझो आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड आई एम टेल यू, यू सेट अप अ फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर 50 करोड़ का मशीन लगाया एग्जाम्पल, तो उस मशीन को आपको बाद में चेंज भी तो करना पड़ेगा कभी। आप सामान बेचे जा रहे हैं और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, सारा वो खर्चा जोड़ रहे हैं जो आप डे टू डे बेसिस में पे करता है। अब भूल ही गया कि मशीन में 50 करोड़ लगा है, जो आज से 6 साल बाद या 10 साल बाद वापस रिप्लेस होगा, तो वो रुपया कहां से आएगा मेरा भाई? समझा हम क्या बोला? तो जो मशीन का दाम है ना, वो भी आप कंज्यूमर से ही रिकवर करते हो, यस या नो? तो ये जो एसी है ना मेरा भाई, ये हम तुमसे ही ले रहे हैं। तो जैसे हमने बोला यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है प्रियांशु, ठीक है, उसका बैच खत्म होने वाला है 7-8 दिन में, वो आया एसी खोल के चला गया। बोला हम 2 साल इस एसी का दाम पे किए, ठीक है। तो बोला तुम नहीं किया, पूरा बैच पे किया, एग्री? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम खोल के जा रहे हैं, हम बेचेगा और हम सबको जीपे कर देगा जितना 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 का हिस्सा होता है, वो कर सकता है, सबको पता है। क्या बोला, समझ आया नहीं आया? हाँ ना, वो ये कर रहा है। तो डू यू थिंक हम उसको ये अलाउ करेगा करने? क्यों? द रीजन इज, इस पूरा एसी का दाम हम आपसे नहीं ले रहे, हम खाली एसी का दाम उतना ही लेगा जितना आप यूज करें, ठीक है? To put into context, every school and colleges that you're studying, you also pay a fees along in that as a component, and that fees is called as infrastructure fees. ठीक है? क्या बोला, समझ में आया? क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा अराइज हुआ था डिबेट इन लॉकडाउन 1, तो स्कूल है जिसको कॉल्ड एज अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन का स्कूल, ठीक है? उनका फीस है 3 लाख रुपया। कितना रुपया? 3 लाख। अरे तुमको पता नहीं क्या, हम किस स्कूल का बात कर रहे हैं? हाँ तुम ऐसे समझो, ठीक है, वो ऐसे हमको देख रहा है, ठीक है? तो वहां का पेरेंट्स ऑब्जेक्शन रेज किया था लॉकडाउन 1 में कि फीस कम करो, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। यूज कर रहा तो देने में दिक्कत नहीं, पर यूज नहीं कर रहा, तुम लोग डिस्काउंट दिया। पता है कितना रुपए का डिस्काउंट दिया? 4000 रुपया। तो मेरे को एक बच्चा फोन करके बोलता है क्या चोर आदमी लोग है, ठीक है? तुम उसको समझा हम लोग चोर नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी उसका वैल्यू कम हो रहा है। हर बार यूज करने से वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं होता है, उसका एक लाइफ है, वो लाइफ तो जा रहा है ना मेरा भाई। आप एक गाड़ी खरीदा, आप बोलते हम गाड़ी चलाएगा ही नहीं, रोज सजाएगा, रोज आएगा, गाड़ी धोएगा, एक सेल्फी खींचेगा और बैठ जाएगा और वापस घर चला जाएगा। अब गाड़ी के साथ यही करता है। फिर आप किसी को बेचने का सोचा 4 साल बाद, और आप पता उसको क्या बोला, ये खाली 3 ही किलोमीटर चला है, इसका पूरा पैसा हमको दे दीजिए। 12 किलोमीटर ही चला है शोरूम टू घर तक का। उसके बाद हम रोज गाड़ी शुरू करता था, फोटो खींचता था, गाड़ी बंद करके ऊपर चला जाता था, ठीक है? तो एक बात तो गाड़ी चला गया नहीं, तो आप उससे पूरा रुपया मांग रहे, क्या वो आपको पूरा रुपया देगा? बोलो। आप एक फोन खरीदा, फोन को अलमीरा के अंदर लॉकर के अंदर सजा के रख दिया, रोज निकालता है,
ऐसे कपड़ा से पहुंचता है, हाँ बढ़िया बे एप्पल का शाइन है, चलो ठीक है रख दिया अंदर, ठीक है। और 2 साल बाद बोलता है इसको हम बेचेंगे, क्या आपको पूरा दाम मिलेगा? तो क्यों पूरा दाम नहीं मिलेगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो और टाइम बीतता है ना तो सामान हमेशा पुराना होता है। क्या बोला, समझ आया है? तो खाली यूज करना इज नॉट सफिशिएंट, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, टाइम बीतता है तो भी उस एसेट का वैल्यू गिरता है। तो एक बात समझिए, मैंने ये आईपैड खरीदा, मैं आईपैड से खाली आपके बैच को नहीं पढ़ाता, मैं जितने बैचेस पढ़ाता हूँ उसको पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट ईयर वाले बैच को भी इसी आईपैड से पढ़ा रहा हूँ, उसके नेक्स्ट वाले को भी होपफुली इसी से पढ़ाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं आईपैड का पूरा यूसेज आपके बैच पे नहीं किया, तो मैं आपसे पूरा रुपया नहीं लूंगा, मैं कुछ रुपया आपसे लूंगा जो आपके फीस के अंदर इंक्लूडेड है। कुछ रुपया को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। समझ आया? तो ये AC 60 का है, क्या मैं 60 आपसे लिया हूँ? क्या मैं मानता हूँ 60,000 5 साल चलेगा, तो मैं आपसे पता है कितना लूंगा? 12,000। ये जो 12,000 मैं आपसे ले रहा हूँ ये मेरा फीस के अंदर इंक्लूडेड है। तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगा? मैंने 60 नहीं जोड़ा है, मैंने पता है कितना जोड़ा? मैंने कितना जोड़ा है? 12। कितना जोड़ा? जल्दी से बोलिए। 12। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी फाइनल गुड के अंदर मिला हुआ है? क्या इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू फाइनल गुड्स के अंदर मिला हुआ है? क्या? हाँ। क्या मिला हुआ है? डेप्रीसिएशन। दैट डेप्रीसिएशन इज इंटरमीडिएट। दैट डेप्रीसिएशन इज इंटरमीडिएट। अब अभी भी नहीं समझा? और इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आप उसको ले लेगा इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम। ये मेरा पढ़ाई है, आराम आराम से सांस लो, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू किस वैल्यू के अंदर मिला हुआ है? फाइनल। फाइनल गुड कौन खरीदता है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जितना खर्चा कर रहा है वो आप ले लीजिए, अगर आपने वो ले लिया तो उसके अंदर इंटरमीडिएट का वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है। अभी भी नहीं समझा? पर गौतम भैया व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म? उसका भी कुछ पार्ट मिला हुआ है, और वो उस कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं? सुना ही नहीं दिया? क्या हमको इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम निकालते समय लेना है? नहीं। अगर आप उसको लोगे इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ। अब आप खुद बोलो, जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तब आप डेप्रीसिएशन लोगे या नहीं लोगे? नहीं। सुना ही नहीं दिया? श्योर है? अगर आप लोगे तो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ। अभी भी क्लियर नहीं? श्योर है आप लोग? तो मैं कुछ बोलता हूँ, मैंने एसेट खरीदा 60 पे, हाँ या ना? ये 60 क्या गुड है मेरे लिए? बहुत खराब रिप्लाई है। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? सुना ही नहीं दिया? हम ऐसी एक एग्जांपल दे रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रहे हम लोग फाइनल गुड से आंसर निकालेगा। क्या चीज से आंसर निकालेगा? तो एक बात बताओ, फर्म ए का कितना रुपया आएगा? सुना ही नहीं दिया? फर्म बी का, या इसको गोली मार देता है क्या? सीधा फाइनल गुड किसके लिए लेता है? हाउस होल्ड। कितना रुपया? जितना रुपया का उसने ब्रेड खरीदा है। फॉर व्हाट पर्पस? पर ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि फर्म का भी कुछ खर्चा फाइनल गुड में आता है। तो फर्म ने एसेट खरीदा होगा, इन्वेस्टमेंट मशीन, व्हीट को फ्लावर में कन्वर्ट करने का, फ्लावर को ब्रेड में बनाने का मशीन तो आएगा, because machine is not an intermediate good, it is a final good। वो मशीन फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है मेरा भाई, तो लेट दैट मशीन का दाम भी ₹20,000, तीनों का मिला, तो ये मेरा क्या हो गया? इन्वेस्ट। अब ये दोनों को जब ऐड करेगा आपका कितना आएगा? गवर्नमेंट बोलेगा दिस इज नेशनल इनकम। एग्री? अरे एकदम सिंपल एग्जांपल रखा, क्या इंटरमीडिएट गुड आएगा या नहीं आएगा? प्लीज आप ये समझो, इंटरमीडिएट आएगा या नहीं आएगा? इंटरमीडिएट क्यों नहीं आएगा? फिर आप लोग बोल नहीं पाए। जब मैंने 2000 लिया ना हाउस होल्ड का, तो मैंने हर फर्म का इंटरमीडिएट ले लिया है। अभी भी नहीं समझा? तो मेरा सारा खर्चा जोड़ने की जगह क्यों नहीं आपका खर्चा जोड़ दिया जाए हाउस होल्ड का? तो क्या अगर आप मेरा खर्चा जोड़ रहे हैं सारा का सारा और आपका भी खर्चा जोड़ रहा है, इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ। उसके लिए कौन सा गुड को हटा दिया गया है? समझ आ गया लॉजिक? अब 22,000 आया तो मैंने मोदी जी को पता है क्या बोला? मोदी जी की थोड़ा सा आपका गलत है। क्या है थोड़ा सा? मोदी जी बोला काय को? हम बोला आपको पता है 2000 में ना इस 20,000 का भी कुछ पार्ट मिला हुआ है।
समझ आया? क्योंकि वो भी तो आप ही से रिकवर हो रहा है। अभी हम एसी वाला एग्जांपल नहीं समझाया क्या? 12,000 रुपया आपका फीस में इंफ्रास्ट्रक्चर फीस बोल के जोड़ा गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? श्योर है? रुकावट है, रिप्लाई करिएगा क्लियर है या नहीं? तो 22,000 नेशनल इनकम सही है या गलत है? इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो मैंने इस साल फाइनल गुड से रिकवर कर लिया। तो अब पूरा रिकवर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पूरा यूज ही नहीं हो रहा है। मैं उतना ही रिकवर करूंगा जितना इस साल यूज हुआ है, जितना टाइम बीता है या टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है। समझ आया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ आया? तो गौतम भाई, इस 20,000 को पता है हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? और हमें नेशनल इनकम में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, नेट इन्वेस्टमेंट लेना है। और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। अब कोई पूछेगा डेप्रिसिएशन आप क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वो दाम है जो मैंने फाइनल गुड से रिकवर कर लिया। अगर मैं माइनस नहीं करूंगा नेशनल इनकम निकालते समय, इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। भाई मैंने एक एक फॉर्मूला शिद्दत से समझाया है। क्या आपको ये क्लियर है क्या? अब अपना थोड़ा दिमाग खोलो। अब अगर हम जो पूछ रहे हैं, अब अगर बोल सकते हैं ना, ट्रस्ट मी यू आर एट पार विद एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट यू। जो पूछता है उसका आंसर करना। पहले का कुछ नहीं पूछ रहा, अभी का ही पूछ रहा। नेशनल इनकम निकालने का 3 तरीके हैं। अब इनकम में कौन सा इनकम लेगा? फैक्टर इनकम क्या कहते हैं? जोड़ लेते हैं। रेंट, रॉयल्टी, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और जो खुद को पे करता है वो भी तो इनकम है। परफेक्ट। ये हो गया फैक्टर इनकम। क्या ट्रांसफर इनकम आएगा? क्या मिल गया? नेशनल इनकम खत्म। लैक्स बाय विच मेथड? पर आपको पता है सारा सेक्टर का तो इनकम मेथड से नहीं निकाल सकता। देयर इज अ गो टू अनदर मेथड। एक्सपेंडिचर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में 2 तरह का गुड्स पे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स है व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। Intermediate goods other processing within the same year. अगर सेम ईयर में तो स्टॉक है and that stock is a part of investment. तो दिमाग खोल लो, आगे बढ़ना मेरे को। अब ये जो इंटरमीडिएट गुड है, क्या नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आप लेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? तो आप खाली कौन सा गुड्स लिया? फाइनल गुड्स लेगा। अब फाइनल गुड्स कौन कौन खरीदता है एक बार बात कर लेते हैं। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म और गवर्नमेंट दोनों। रेस्ट तो क्या करता है? छोड़ो ना एक बार। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इनको ऐड कर दो। हाउस होल्ड का सारा खर्चा ऐड होगा। हाउस होल्ड का तो सारा खर्चा ऐड होगा क्योंकि हाउस होल्ड एक ही चीज करता है। फिर आंसर नहीं आया। बढ़िया, समझ आया? फर्म क्या करता है? फर्म 2 चीज, इन्वेस्टमेंट भी करता है, फर्दर प्रोसेस भी करता है, या रीसेल भी करता है। हम लोग वाली कौन सा लेते हैं? तो जो हम रेंट पे करते हैं क्या वो लेगा क्या? जो सैलरी पे करता है वो लेगा क्या? और हम जो एसी खरीदते हैं वो लेगा या नहीं लेगा? फिर आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एसी मेरे लिए क्या है मेरा भाई? रेफ्रिजरेटर मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। टीवी मेरे लिए क्या है? तो ये सारा कौन सा गुड्स है? तो खाली वो गुड्स लेना जो कौन सा गुड्स होता है? फाइनल। अगर आप इंटरमीडिएट गुड लेगा तो लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ तो फाइनल गुड्स में कौन कौन खर्चा करता है? हाउस होल्ड, कंजम्पशन, फर्म, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट। समझ आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? पर आप इन्वेस्टमेंट का पूरा दाम ले लिया तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट तो आप रिकवर कर रहे हो ना, विच इज इंटरमीडिएट। उस कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं? हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, नेट इन्वेस्टमेंट लेना है। अब बताओ समझ आया? और इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं इकोनॉमिक्स में, कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। तो हाउस होल्ड का खर्चा को बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट क्योंकि हाउस होल्ड कर रहे हैं, फाइनल क्योंकि खाली फाइनल वाला ही लेना है। तो हाउस होल्ड का खर्चा को क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट वालों को पता है क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल या पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
ठीक है, पर गवर्नमेंट तो एक चीज और करता है, वो मैंने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड करता है, उसको क्या बुलाएंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करता है? कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का कंजम्पशन को बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड गवर्नमेंट का कंजम्पशन खत्म, क्या बचा? अब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म, गवर्नमेंट। इसको मिला के पता है क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? जब मैं कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा हूं, इट इंक्लूड्स ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आया? अब इस सबको जोड़ दो, यू विल अराइव एट व्हाट? नेशनल। पर अगर आपने कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस लिया है, क्या लिया है? ग्रॉस, तो ये सही है या गलत है? आपको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन क्या कंपोनेंट है? जिसका फाइनल के अंदर ऑलरेडी वैल्यू मिला हुआ है। जब मैं आपका कंजम्पशन ले रहा हूँ ना, उसके अंदर डेप्रिसिएशन का वैल्यू जुड़ा हुआ है। अब कोई बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू डू एन एक्सपेंडिचर, आई वांट टू सी व्हाट एवरी फर्म इज डूइंग, आई वांट टू सी हाउ मच आर दे कंट्रीब्यूटिंग। करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस you cannot use this method, you have to use which method? And value added का formula knowingly unknowingly आपने पढ़ लिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। पर प्रॉब्लम क्या, अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट लेगा, ये देखो ये रहा, अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट लेगा, इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ, इसमें से कुछ हटा दीजिए, क्या मिल गया? वैल्यू एडेड। VO माइनस IC करके पता है वैल्यू एडेड आया। तो देखो ना, इसमें आपने क्या किया? वैल्यू एडेड निकाला। किसका किसका वैल्यू एडेड निकाला? फर्म ए का, जो एग्रीकल्चर में है। दिस फर्म ए इज नथिंग बट इट इज प्राइमरी। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। हाँ ना, मैं रिप्लाई कर दीजिए। फर्म बी उस वीट को फ्लोर में मैन्युफैक्चर कर रहा है, सुनाई नहीं दिया? और ये जो बेकरी टाइप लोग हैं, they are nothing but they are basically like the service। चलो ये भी सेकेंडरी मान लेते हैं, ये भी क्या मान लेते हैं? सेकेंडरी, क्योंकि ये ब्रेड बना रहा है। और ये जो फाइनल आदमी है डी, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस। ऐसा मान लो, बिकॉज ये गुड्स को रीसेल कर रहा है, ऐसे मान लो एक बार। क्या यहाँ तक क्लियर है? समझ आया है नहीं आया? तो पता है मेरे को वैल्यू एडेड किसका किसका जोड़ना पड़ेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर मैं तीनों का वैल्यू एडेड जोड़ दूं, आई विल अराइव एट नेशनल। देखो तीनों मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा। या तो हम लोग का इनकम ले लो, इनकम की जगह तो एक्सपेंडिचर ले लो, या एक्सपेंडिचर की जगह वैल्यू एडेड। समझ आया? मेरा एक ही क्वेश्चन है, हमको लगता है ये आप लोग फ्रिक्शन होना, आप लोग को समझ नहीं आया। क्या इंटरमीडिएट को नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, क्योंकि फाइनल के अंदर मिला हुआ। क्या डिप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा? समझ आया? तो हम लोगों को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेना है, नेट इन्वेस्टमेंट। श्योर है? आपका चैप्टर हो गया। एक पार्ट बचा है, फाइनल गुड का थोड़ा क्लासिफिकेशन है, टाइम पास वाला। आपका कंसेप्ट वाला चैप्टर हो गया, ये आपका चैप्टर है। और इसके साथ आपका सारा फॉर्मूलाज रेडी हो गया, एवरीथिंग दैट यू यूज्ड टू डू द सम्स। क्या बोला यहाँ तक क्लियर है? तो अभी प्लान क्या होगा, 5 मिनट्स रुकेंगे, उसके 10 मिनट्स एक बार जो मैंने बोला है ये फाइनल और इंटरमीडिएट, ये एक बार और रिवाइज करेंगे। कल इसका नोट्स लिखेंगे और सारा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला रेडी है। और कितना मेथड्स के अंदर रेडी है? 3, इनकम, एक्सपेंडिचर, देन हम लोग पहले सम्स करेंगे और फिर इसका थ्योरी पढ़ेंगे, इस तीनों मेथड का। दैट्स आवर चैप्टर। डू यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं? 5 मिनट्स रुक रहे हैं, फिर 10-15 मिनट्स प्रॉपर रिप्लाई करना। आई थिंक आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ाया है अभी तक, अच्छे से समझ आया है। ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा चीज है जो लोगों को लॉजिक ही नहीं पता। अब लोगों से जाके पूछो डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, उनको पता ही नहीं डेप्रिसिएशन क्यों माइनस हो रहा है, बस कर रहे हैं क्योंकि टीचर ने पहले पेज में एक फॉर्मूला लिखवा दिया। यू कैन नॉट डू दैट लर्निंग, ठीक है? नहीं तो आगे जाके आपको रिटेंशन ही नहीं रहेगा। क्या आपको पूरा लेक्चर समझ आया है क्या? 5 मिनट्स होते हैं। गाइस जो पूछ रहा है सब लोग एकदम ध्यान से आंसर करेगा।
हम लोग एक्सपेंडिचर जो करता है, अब सोचो अब खर्चा बेसिकली क्या चीज पे करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। इज दिस क्लियर? ये खर्चा has been divided into two parts, final goods and final good refer to those goods which are used either for and investment को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलेंगे intermediate goods are those goods which are used either for or for further processing within the or for further processing within the same year. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो फाइनल गुड अगर सेम ईयर में यूज नहीं होगा तो बिकम्स व्हाट? स्टॉक। इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक का एक और नाम होता है इन्वेंटरी, और इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें से कौन सा गुड्स नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगा? इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में नहीं। It will lead to a problem. तो आप लोग कुछ लोग बोल रहे हो हम लोग को पूरा समझ नहीं आया डबल काउंटिंग। एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं फटाफट से। फर्म ए क्या बेच रहा है बता दीजिए? 700 रुपया में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? 700 रुपया। क्या यहाँ तक क्लियर है? फर्म बी क्या बेच रहा है? फ्लावर। कितना रुपया में? 1000 रुपया मान लो। कितना रुपया में बेच रहा है? टू सी। फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? 1000। तो याद रखिएगा इस 1000 के अंदर ऑलरेडी क्या मिला? तो अगर आपने 700 ऑलरेडी ले लिया और आप वापस 1000 लेते हो तो फिर से आप 700 ले रहे हो, तो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ। उसके लिए इसमें से माइनस इंटरमीडिएट कंसेप्ट कितना आया? 300। इसका इंटरमीडिएट इज अज्यूम टू बी 0। इसका कितना आया? 700, विच इज अगेन वैल्यू एडेड। अब फर्म बी इसको सी को बेचा, क्या बेचा? फ्लावर बेचा, और फर्म सी इससे क्या बना रहा है? रिप्लाई करो गाइस। ब्रेड। एंड दे आर सेलिंग इट टू कंज्यूमर एट रुपीज 1200। कितना रुपया में? 1200। अब आप बताओ क्या ये ब्रेड फर्दर प्रोसेस होगा क्या? नहीं, क्योंकि ब्रेड कौन खरीदा? कंज्यूमर। दिस ब्रेड इज कॉल्ड एज व्हाट? Is this okay for everyone? Guys, reply करिए बढ़िया से। तो what is the value of output? 1200। पर इस अगर हम 1200 को लेगा तो 1200 के अंदर तो ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 1000। क्या वो लेना चाहिए या नहीं? नहीं लेना चाहिए। 1200 से माइनस हो जाएगा कितना रुपया? 700 प्लस 300 प्लस 200। This is called as value added. Is this okay? दूसरा तरीका आउट ऑफ एवरीथिंग आप क्या बोल सकते हो? अब सीधा किसका वैल्यू ले लीजिए? ब्रेड का। दिस इज व्हाट मेथड? एक्सपेंडिचर। अब कौन सा गुड को कंसिडर नहीं कर रहे? इंटरमीडिएट। तो इस इंटरमीडिएट का वैल्यू ऑलरेडी ब्रेड का वैल्यू में मिला है। इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ। समझ आया? अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ इसके अराउंड। ये येलो लाइन दिख रहा है आपको? ये जो लाइन मैंने बनाया है ना, थिक लाइन येलो कलर का, इस लाइन को मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या बोलता हूँ? प्रोडक्शन बाउंड्री। तो द थिक लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर इज कॉल्ड प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड एक लक्ष्मण रेखा टाइप बाउंड्री बना दिया मैंने। उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री। जब तक एक गुड इस बाउंड्री के अंदर है, इंटरमीडिएट। क्या गुड? इंटरमीडिएट। जब बाउंड्री के बाहर चला फाइनल गुड्स। Looks good to everyone. So there are two types of goods.
फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड, जब तक एक गुड इस बाउंड्री के अंदर है इंटरमीडिएट और बाउंड्री के बाहर चला फाइनल, गया, ये हम लोग का पढ़ाई। क्या यहाँ तक क्लियर है? एंड व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? अ थिक लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड मैंने जो लाइन बनाया है उस लाइन को बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। जब तक उस गुड उस लाइन के अंदर है, इंटरमीडिएट उसको पार कर देता है, फाइनल, ये हम लोग का पढ़ाई है। हाँ तो ब्रेड इज व्हाट काइंड ऑफ अ गुड? फाइनल, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो प्रोडक्शन सेक्टर के बाहर चला गया, हाँ। कंज्यूमर के पास चला गया। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनल गुड्स वो गुड्स है विच हैव क्रॉस द प्रोडक्शन, लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर, एंड प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली एक लाइन है प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड, जो गुड्स को हम लोग फर्दर प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आप बोलो आपको समझ आया नहीं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? Why we should not take intermediate goods? अब ये क्वेश्चन दो एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो समझ आया होगा डबल काउंटिंग क्या? लर्निंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि एग्जांपल से ही लर्न करना है, पर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तो चीज। क्या यहाँ तक क्लियर? आज की क्लास में मैंने वो वर्ड्स नहीं यूज करे जो आपको एग्जाम में लिखना ही के लिए, आज मैंने खाली कंसेप्ट बिल्ड किया। ठीक, अब आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट का दाम मेरा इसी का 60,000 है, तो इसको पता हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? क्या ये पूरा लेना है? इसमें से क्या हटा? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिया गया है इन द फाइनल। हम लोग को क्या इन्वेस्टमेंट लेना है? क्लियर है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ाई है। क्लियर? कोई डाउट? नहीं। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच।